हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लैब रैट्स। हम कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की लेक्चर सीरीज एंड ये उसका पार्ट 4 है विच इज़ अबाउट लाइट रिएक्शन। हमने पहले भी डिस्कस किया है फोटोसिंथेसिस के ओवरऑल प्रोसेस को दो ब्रॉड प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। ओके, नाउ लाइट रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो आज के इस वीडियो में हम नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये फिगर के बारे में सब कुछ अच्छे से नहीं पता है तो आप प्लीज़ जाके लास्ट वीडियो देखिए, पार्ट 3, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जिन्हें पता है आगे शुरू करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन पढ़ने के लिए हम क्लोरोप्लास्ट में चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। दो मेम्ब्रेन से बना होता है, ये उसका आउटर मेम्ब्रेन, ये उसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, नाउ लाइट रिएक्शन जो होता है वो इन्हीं थाइलाकॉइड्स में कैरी आउट होता है। तो एक थाइलाकॉइड के अंदर अगर चलें तो ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन हो गया। कभी कभी क्लोरोप्लास्ट को ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि जब लाइट रिएक्शन होता है तो थाइलाकॉइड के इस मेम्ब्रेन को हम इंक्लूड करते हैं उस ओवरऑल प्रोसेस में। सारा प्रोसेस इसी मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को कभी कभी ट्रिपल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी कहते हैं। नाउ लाइट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें बेसिकली ये ल्यूमेन का पोर्शन, ये ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा, ये दो पोर्शंस ही इन्वॉल्व हैं। इन्हें हम जूम कर लेते हैं और थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि लाइट रिएक्शन बेसिकली हो कहाँ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ल्यूमेन, ये स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे बहुत सारे प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम है, ये है हमारा फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 2, जिसे हम PS2 भी कहते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, PS1 या फिर फोटोसिस्टम 1। ठीक है, ये है हमारा ATP सिंथेज। एंड ATP सिंथेज दो कंपोनेंट से बना होता है। ये है उसका F0 कंपोनेंट और ये है F1 कंपोनेंट। जनरली ये राउंड स्ट्रक्चर को F0 से लोग मिस्टेक करते हैं, बट नहीं, F0 कॉम्प्लेक्स, F0 कंपोनेंट इसका ये है जो कि ल्यूमेन के साइड फेस करता है एंड F1 कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रोमा के साइड फेस करता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ फोटो सिस्टम्स जो है, ये जो फोटो सिस्टम 1 है या फोटो सिस्टम 2 है, ये क्या है? एक तरीके से ये बहुत लार्ज प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि लाइट रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। ये है हमारा फोटो सिस्टम 2। ठीक है, प्लांट में फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं? बहुत सारे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कैरोटीनॉइड्स हैं। ठीक है, एंड इसका जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर क्या हुआ? जहाँ पे एक्चुअल रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। तो फोटो सिस्टम्स के बारे में हमें पता है, इनका रोल क्या है? लाइट रिएक्शन के दौरान सनलाइट को कैप्चर करना एंड उनसे केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट
कराना, ठीक है। तो ये है रिएक्शन सेंटर का काम। सो बेसिकली रिएक्शन सेंटर पे क्या होते हैं, रिएक्शन सेंटर पे भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही होते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इन क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी है, एंड फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल ए ऑलमोस्ट इक्वल होता है क्लोरोफिल बी के, तो इनका जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए होता है एंड ये क्या करता है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट जब एब्जॉर्व करता है तो ये एक्साइट होता है एंड लाइट रिएक्शन कैरी आउट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आयरन आयन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एंड बहुत से एंटीना मॉलिक्यूल्स की बात होती है, एंटीना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पिनच लीफ है, उस पे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसमें देखे गए कि उसके क्लोरोप्लास्ट में लगभग 200-300 तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, 50 कैरोटीनॉइड्स हैं। तो क्या सारे के सारे क्लोरोफिल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर है नो। रिएक्शन सेंटर पे जो भी क्लोरोफिल होगा वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि उसी पे उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे एंड देन इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू पास होते हुए एटीपी, एनएडीपीएच, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ों को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। नाउ तो बाकी सारे क्लोरोफिल का क्या काम है, कैरोटीनॉइड्स का क्या काम है? तो ये होते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल हमने पहले के भी वीडियोस में डिस्कस किया है। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में इंक्रीज करते हैं फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को, फोटोसिंथेसिस के रेट को ये इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ एक क्लोरोफिल हो, उसके बदले अगर बहुत सारे एंटीना मॉलिक्यूल हो, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कुछ फेम्टो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, इतना जल्दी जल्दी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो एंटीना मॉलिक्यूल का काम क्या है बेसिकली? नाउ अगर जितने भी पुराने बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, जो 90s के हैं, उन्हें पता होगा कि पहले के घरों में जो टीवी होते थे, उनके सिग्नल को पकड़ने के लिए घर के ऊपर में एक एंटीना लगाया जाता था, ठीक है। तो जैसे ही टीवी पे वो वाइट स्क्रीन हो जाता था तो छत पे जाते थे, वहाँ पे इस तरीके से एंटीना बना होता था, ठीक है। इसे मूव करते थे तो वो सिग्नल कैप्चर करता था, सिग्नल कैप्चर करते ही टीवी पे वापस से वो शो दिखने लगता था, ठीक है। एंटीना मॉलिक्यूल का कुछ ऐसा ही काम है। हम जानते हैं रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर के अलावा किसी वेवलेंथ को यूटिलाइज नहीं करेगा। तो सपोज करो ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, ये हमारा क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर का, उसके अलावा जो इसके एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, 680 तो ये कर लेगा, काम चला लेगा। उसके नीचे के वेवलेंथ जो ये यूज नहीं कर सकता है, उन्हें कैप्चर कर लेंगे एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है, लेस देन 680 नैनोमीटर। ये इस फोटोन एनर्जी को जैसे ही कैप्चर करेंगे, एक्साइट होंगे, एक्साइट होके, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं कि ये एनर्जी 1 बाय 1 एक दूसरे को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को पास होगी, वो क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी हर बार लॉस होता जाएगा, एनर्जी कम होता जाएगा, यानी कि इस लाइट की वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, है ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एनर्जी जितनी ही कम, वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑलरेडी हमने सेकंड वीडियो में शायद हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो जैसे ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, ये इसको पास करेगा, पासिंग के दौरान जैसे ये 680 के लायक इसकी एनर्जी हो जाएगी, ये रिएक्शन सेंटर को पास कर दिया जाता है एंड रिएक्शन सेंटर इस एनर्जी को यूटिलाइज करके भी फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकता है। तो बेसिकली एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाते हैं, प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो तरीके के हैं, एक होते हैं इंटरनल एंड दूसरे होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। तो इंटरनल एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके लिए पहले हमें फोटोसिस्टम 2 के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पे 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यानी अ पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2। ये पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या है, ये रिएक्शन सेंटर है फोटोसिस्टम 2 के, यानी ये P680 से भी इन्हें डिनोट करते हैं, P680,
ठीक है। इसके अलावा है यहाँ पे फियोफाइटीन। फियोफाइटीन भी एक तरीके का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा होते हैं क्विनोन्स, ठीक है। तो दो तरीके के क्विनोन होते हैं, एक होता है क्विनोन ए, एक होता है क्विनोन बी। इन्हें देन होते हैं आयरन आयंस, ठीक है। तो इंटरनल एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल को छोड़ के बाकी जितने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फियोफाइटीन्स, क्विनोन्स, ये सारे के सारे इंटरनल एंटीना मॉलिक्यूल्स में काउंट होते हैं, ठीक है। फियोफाइटीन, क्लोरोफिल ए प्लस बी, क्विनोन, ठीक है। ये सारे के सारे इंटरनल एंटीना मॉलिक्यूल्स में काउंट होंगे। नाउ एक्सटर्नल में कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? इंटरनल एंटीना मॉलिक्यूल इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोज एसोसिएशन में रहेंगे तभी एनर्जी एक के बाद एक में ट्रांसफर हो पाएगी। अगर हम प्योरीफाइड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देखें, उन्हें हम 680 700 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट प्रोवाइड करें तो वो फ्लोरेसेंस शो करेंगे, ठीक है। बट प्लांट में ये इतने क्लोज एसोसिएशन में होते हैं कि रिएक्शन सेंटर के अलावा जो बाकी एंटीना मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रही हूँ, ये इतने क्लोज एसोसिएशन में होते हैं कि एनर्जी एक से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं बहुत क्लोजली किसके हेल्प से रह पाएंगे? कुछ मैकेनिज्म होगा। तो दो प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं D1 एंड D2। ये दोनों क्या करते हैं? इन सबको बाइंड करके क्लोज एसोसिएशन में रखते हैं और ये सारे के सारे मिला के इंटरनल एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्सटर्नल एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहाँ आ जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो हैं ये क्या करते हैं? 3 प्रोटीन सब यूनिट से बने होते हैं। इसके अलावा इसमें होता है 4 मैंगनीज आयन। इसके अलावा इसमें होता है क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन। सो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वन ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे मैंगनीज आयन जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्सटर्नल में आ गया ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन बात करते हैं फोटोसिस्टम 2 की। फोटोसिस्टम 1 की। ये क्या है? इसे हम P700 भी बोलते हैं। P700 का मतलब है कि इसके जो रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल ए है, इसके रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल ए है वो क्या होगा? वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से एक्साइट होगा। यहाँ पे इसके केस में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। ना लाइट रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो अभी मैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात नहीं करती हूँ, अभी मैं जनरल क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बात करते हैं, फिर देखेंगे साइक्लिक के दौरान क्या बनता है, नॉन साइक्लिक के दौरान क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो प्रोडक्ट्स में देखें तो NADPH, ऑक्सीजन एंड ATP बनता है, ठीक है। ये ATP बनाने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ ATP सिंथेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ATP जनरेट करता है किसके हेल्प से? बाय यूजिंग प्रोटॉन मोटिव फोर्स। नाउ बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर देखा जाए तो ATP बहुत सारे तरीके से बन सकता है। पहला होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, देन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड तीसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन।
और आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ पे हम किस तरीके के फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। तो प्लांट में होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसे हम आगे डिटेल में बात करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये है हमारा PS1। ठीक है, हमें पता है कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो क्या कर सकता है। फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करके एक्साइट हो सकता है। तो सपोज 700 नैनोमीटर की लाइट इस पे फॉल हुई एंड फोटो सिस्टम 1 ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, खुद क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 से रिलीज हुआ वो कैप्चर हो जाएगा बाय अ प्रोटीन जिसका नाम है FES प्रोटीन। ठीक है, एंड FES प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा NADP प्लस को। ये ट्रांसफर कैसे होगा, तो एक एंजाइम है FNR एंजाइम। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा FES प्रोटीन से, पास करेगा NADP प्लस को और साथ में ये NADP प्लस लेगा हाइड्रोजन आयन, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। ठीक है, FNR एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, FNR तो इसका फुल फॉर्म है फेरोडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज। ठीक है, यानी वो एंजाइम जो NADP प्लस को रिड्यूस कर दे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके रिड्यूस कर दे, इसे हम FNR एंजाइम कहेंगे। ये NADPH बन जाएगा कहाँ से, तो प्रोटॉन ले लेगा स्ट्रोमा से और FNR क्या करेगा, FNR इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा FES प्रोटीन से लेकर। FNR के पास होता है FAD एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, या ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में FES से NADP प्लस के पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है, PS1 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगली बार जब NADPH बनाना होगा, और प्लांट में तो कंटिन्यूसली ये सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, रुक तो नहीं रहा है, तो अगला NADPH कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये एक्साइट तो होना नहीं है, ये एक्साइटेड मोड में अभी तक है। इसे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा PS2 से। ठीक है, तो नाउ PS2 की बात करते हैं। PS2 में क्या है, PS2 में हमें पता है कि 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं रिएक्शन सेंटर पे। ठीक है, तो नाउ PS2 पे आता है 680 नैनोमीटर का लाइट, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट। और ये क्या करेगा, हमारे इस क्लोरोफिल A को एक्साइट करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा बगल वाले क्लोरोफिल को। पेयर में प्रेजेंट है, बगल वाले क्लोरोफिल को डोनेट कर देगा। ये क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। जैसे ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर देगा फियोफाइटिन को। ठीक है, फियोफाइटिन को जैसे इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ये दूसरा क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एक्चुअली ये बैलेंस हो गया एंड फियोफाइटिन अब क्या हो गया, फियोफाइटिन अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, फियोफाइटिन तुरंत ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा क्विनॉन्स को। ठीक है, तो ये है हमारा क्विनॉन A, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। फियोफाइटिन वापस से बैलेंस हो गया। ठीक है, क्विनॉन जो है वो क्या हो गया, क्विनॉन जो है वो रिड्यूस हो गया वापस से। क्विनॉन A क्या है, वो रैपिडली अपना इलेक्ट्रॉन पास कर देगा क्विनॉन B को। ठीक है, इस पे -1 चार्ज आ गया, क्विनॉन A जो है वापस से बैलेंस हो गया। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, सेमी क्विनॉन।
ठीक है। नाउ ये प्रोसेस वापस से रिपीट होगा एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही QB के पास पहुंचेगा, यानी फाइटोक्विनॉन B के पास पहुंचेगा, इसके ऊपर क्या चार्जेस हो जाएंगे, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 2-, है ना। 2- जैसे ही चार्ज होगा क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन आयन लेगा, 2H+ लेगा ये स्ट्रोमा से, स्ट्रोमा का 2 हाइड्रोजन आयन लेगा एंड खुद को कन्वर्ट कर लेगा ये QH2 में, ठीक है। इसे कहेंगे हम हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। अब ये हाइड्रोक्विनोन क्या कर सकता है, ये हाइड्रोक्विनोन इस मेम्ब्रेन में ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवल करके ये कहाँ पहुंचेगा, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। इस पे एक साइट होता है, उस साइट का नाम है, इस पे एक साइट होगा जिसका नाम है Q0 साइट। यहाँ पे आ गया QH2, ठीक है। इसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये पास कर देगा साइटोक्रोम BF को, ठीक है। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को दोनों इलेक्ट्रॉन पास कर दिया, 2 प्रोटॉन भी तो लिए थे इसने स्ट्रोमा से, ठीक है, उन्हें भी रिलीज करना होगा। इन्हें रिलीज करेगा वो यहाँ ल्यूमेन में, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन है उन्हें रिलीज करेगा वो ल्यूमेन में। ये एरिया को मैं स्पेसिफाई कर दूं, ये है हमारा ल्यूमेन एरिया, ये है हमारा स्ट्रोमा एरिया, ठीक है। तो QH2 ने क्या किया, हाइड्रोक्विनोन ने क्या किया, हाइड्रोक्विनोन ने साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और बचे 2 प्रोटॉन को उसने क्या किया, ल्यूमेन में रिलीज कर दिया। वापस से Q बन के, क्विनोन बन के वापस से वो कहाँ चला जाएगा, वापस से चला जाएगा फोटोसिस्टम 2 में अपने जगह पे। नाउ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पास करेगा वो एक प्रोटीन को जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन में क्या होते हैं, कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं Cu2+ फॉर्म में, Cu2+ फॉर्म में। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu+ में। जैसे ही Cu+ में कन्वर्ट होगा ये क्या हो जाएगा, इस ल्यूमेन में डिफ्यूज होने लगेगा और पहुंच जाएगा PS1 के पास, और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। इलेक्ट्रॉन मिलते ही PS1 क्या हो जाएगा, PS1 अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अगले साइकिल ऑफ लाइट रिएक्शन के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। तो इसे आई होप आप लोग समझ गए। बेसिकली क्या हुआ, फोटोसिस्टम 1 ने 700 नैनोमीटर की लाइट ली, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, FES प्रोटीन ने उसे ले लिया, FES प्रोटीन से उस इलेक्ट्रॉन को लेकर NADP+ के पास पहुंचाने का काम होता है फेरोडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज एंजाइम का। इसे रिड्यूस करने के लिए साथ में एक हाइड्रोजन आयन भी लिया जाता है स्ट्रोमा से और ये NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन साथ में PS1 जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है और ये अपने एक्साइटेड स्टेट में ही है, अगली बार फंक्शन करने के लिए ग्राउंड स्टेट में आने की ज़रूरत है। इसे फुलफिल करता है PS2, ठीक है। PS2 क्या करता है, 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ का लाइट लेता है। इसका क्लोरोफिल A जो है वो एक साइट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नेबरिंग क्लोरोफिल A को, वो फियोफाइटिन को देगा, क्विनॉन A को देगा, क्विनॉन B को देगा। क्विनॉन B जो है वो नेगेटिव स्टेट में रहेगा। जैसे ही ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा, ये जो है 2 हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से लेगा और हाइड्रोक्विनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोक्विनॉन जो है वो मेम्ब्रेन में ट्रैवल करेगा। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे Q0 साइट है, वहाँ पे जाके ये बाइंड होगा एंड ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को, बचे 2 हाइड्रोजन आयन वो ल्यूमेन में रिलीज कर देगा, ठीक है। नाउ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, और ये वापस चला जाएगा PS2 में अगले साइकिल का इंतजार करने, अगली बार फिर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कॉपर आयन कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन में, एंड प्लास्टोसाइनिन जैसे ही रिड्यूस होते हैं वो क्या कर जाएंगे, वो मूव करेंगे इस ल्यूमेन में, डिफ्यूज कर जाएंगे, PS1 के पास पहुंचेंगे, उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे एंड PS1 जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, PS2 हमारा अभी भी एक्साइटेड स्टेट में है, इस क्लोरोफिल A+ को ग्राउंड स्टेट में आना होगा ताकि ये अगला साइकिल कंटिन्यू कर सके। इसे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन इसे कौन देता है, ये इलेक्ट्रॉन इसे देता है वाटर,
ल्यूमेन में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं क्लोरोफिल ए प्लस को। नाउ विजिबल लाइट के फोटोन में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वाटर को ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल ए प्लस जो है ना, क्लोरोफिल ए प्लस जो कि एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल ए है, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट, ठीक है, एंड ये वाटर को स्प्लिट कर सकता है, लेकिन ये अकेले नहीं करेगा, इसको हेल्प करेगा इस काम को करने के लिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब वाटर को देखो, अगर ये ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा, वाटर, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर ब्रेक होता है तो ये बनाएगा 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ O2, ठीक है, हाफ O2 बना रहा है। यही अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं तो हमारे पास ये फिर सारी चीजें कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये समझो, इस 4 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करने के लिए क्लोरोफिल ए को 4 बार एक्साइट होना होगा, है ना। 4 बार एक्साइट होने के लिए ये क्या करेगा, 4 फोटोन यूज करेगा 680 नैनोमीटर के लिए, 4 फोटॉन्स वो यूज करेगा, 4 बार वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 4 बार वो वापस रिड्यूस होगा एंड देन ये 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होके 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन एक बार में तो वो ले नहीं सकता है, उसके पास कैपेसिटी है वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना। ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसके पास कैपेसिटी है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे अगेन रोल आता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का। ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है एंड इन चारों इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 वो प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल ए प्लस को, ठीक है। ये इसमें टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में। ये टायरोसिन रेजिड्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं क्लोरोफिल ए प्लस को 1 बाय 1। इसी तरह हर बार 4 साइकिल होंगे इसमें, तब जाके एक ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होगा। तो ये था ओवरऑल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं क्योंकि इस दौरान एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है। अब एटीपी कहाँ बना, एटीपी तो हमने देखा ही नहीं। NADPH बन गया है, ऑक्सीजन बन गया है, एटीपी अभी तक नहीं बना है। एटीपी कैसे बनेगा उसके लिए हमने क्या बात की थी, एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो बात करते हैं एटीपी कैसे जनरेट होता है। एटीपी जनरेट करने में हेल्पफुल होता है ये हमारा एटीपी सिंथेज, ठीक है। एटीपी सिंथेज के 2 कंपोनेंट हैं, ये है उसका F0 कंपोनेंट, ये है उसका F1 कॉम्प्लेक्स। ये F0 से हमेशा लोग ये राउंड वाले सब यूनिट को मिस्टेक करते हैं, लेकिन नहीं, F0 कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ल्यूमेन के तरफ फेस करते हैं एंड F1 कॉम्प्लेक्स जो हैं तुम्हारे स्ट्रोमा के तरफ फेस करते हैं। एटीपी सिंथेज कहता है कि मैं एटीपी जनरेट करूंगा, लेकिन मेरी शर्त क्या है कि मुझे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ल्यूमेन में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ल्यूमेन में ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द स्ट्रोमा, ठीक है। कितना ज़्यादा होना चाहिए वो नहीं है, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू स्ट्रोमा। तो ये जो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट बनता है, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, ये किस तरीके से बनता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहला है 2 वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ल्यूमेन में। ये क्या करते हैं, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ल्यूमेन, ठीक है। दूसरा बात करते हैं क्विनोन का, ठीक है।
क्विनॉन क्या बनाते हैं, QH2। जब ये QH2 बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन लेते हैं, जिसके कारण ये डिक्रीज करते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोमा। ठीक है, अब यही QH2 जो है वो यहाँ पे आते हैं साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, और ये क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन आयंस को वो रिलीज कर देते हैं ल्यूमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे QH2 जो हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करके इंक्रीज ल्यूमेन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे दिया भी और यहाँ से कम भी कर दिया। देन आता है NADP प्लस, चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे NADPH के फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, डिक्रीज इन स्ट्रोमल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये 2-3 जगहों पे जो ओवरऑल हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पढ़ा, उसमें क्या हो रहा है, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है, QH2 क्या कर रहा है, स्ट्रोमा में घटा भी रहा है, ल्यूमेन में इंक्रीज भी कर रहा है, NADPH अगेन क्या कर रहा है, स्ट्रोमा में घटा रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन की जब बात हो रही है, हमें ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू स्ट्रोमा। अब ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कैसे बढ़ा रहे हैं, या तो हम स्ट्रोमा में कम कर दें या तो हम ल्यूमेन में बढ़ा दें, ये दोनों तरीके से हम ये ग्रेडियंट बना सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से ओवरऑल साइकिल के दौरान हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अंदर ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इस pH ग्रेडियंट के कारण, इस pH ग्रेडियंट के कारण क्या जनरेट होता है, एक प्रोटोन मोटिव फोर्स। ठीक है, प्रोटोन मोटिव फोर्स। इस हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन से स्ट्रोमा में वापस ले जाने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा, उस एनर्जी को F1 कॉम्प्लेक्स जो है वो यूटिलाइज करेगा, एंड ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूटिलाइज करके ATP में कन्वर्ट करेगा, और इस तरीके से हमारा जो तीसरा कंपोनेंट था नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन का, वो भी जनरेट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया हो। अगले वीडियो में हम साइक्लिक लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग।